अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत साजी की तरफ बढ़ा है पाकिस्तान, और अगरचे बहुत सारे तनाज़ात और सवालात अभी जुड़े हुए हैं इस इलेक्शन के रिजल्ट से, लेकिन बहरहाल अपनी अपनी हिकमत अमली भी सियासी जमातें अब तरतीब दे रही हैं। PMLN और पीपल्स पार्टी करीब करीब हैं कि अब वो किसी फार्मूले के ऊपर इत्तेफाक कर लेंगी। अगरचे दोनों की तरफ से बीच बीच में ये खबरें आती रही हैं कि वो नई हुकूमत लेना चाहते, लेकिन फिर उसके बाद अब ये भी देखा जा रहा है कि वजारतों पर और मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर आपस में तकसीम पर तकरीबन रजामंदी हो चुकी है, और इस सिलसिले में एक फ़ाइनल बैठक अब कल के रोज़ यानी पीर को होनी है। उसके बाद सूरत हाल मज़ीद वाज़े हो जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वाज़े है कि वो ये कहते हैं कि जो मैंडेट उनको मिला है और जो नशस्तें बकौल उनके वो जीत चुके हैं, उन्हें वो वापस की जाएं, तो उसके बाद वो अकेले ही हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो अपोजिशन में बैठेंगे। बहरहाल मखसूस नशस्तों के लिए भी उन्होंने हिकमत अमली तैयार कर ली है, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो मुख्तलिफ अरकान हैं जो आज़ाद हैसियत में जीते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान, वो शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। तो अब काफ़ी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वाज़े तो हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक अजीब व गरीब सी फ़िज़ा है मुल्क में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग रिगिंग के ऊपर बाहर भी निकले हुए हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, और सियासी जमातें भी अपने अपने तौर के ऊपर इसके ऊपर एहतजाज करती नज़र आ रही हैं। तो कैसे फिर ये हुकूमत साजी होगी, और अगर हुई तो फिर ये हुकूमत कितनी मुस्तहकम होगी, इसके ऊपर बनने से पहले ही सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग तो री इलेक्शन की बात भी कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शन इस वक्त ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल या सबसे ज़्यादा लग रहा है कि ऑब्वियस है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और आगे की हिकमत अमली के ऊपर भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, और ख़ासतौर पर खुशामदीद कहती हूँ जी आज के प्रोग्राम में मोहतरमा महर कुरैशी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, और मुल्तान से उनका भी यही क्लेम है कि वो इलेक्शन जीत चुकी हैं, लेकिन जो फॉर्म 47 का रिज़ल्ट है वो कुछ और कहानी सुना रहा है। अब ये मरहला कैसे आगे बढ़ेगा उन्हीं से जानेंगे। मेहरबानो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, और आप ही से बात का आगाज़ करूँगी। सबसे पहले ये बताइएगा कि अभी तक तो हम देख रहे हैं ये सारा प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है। आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह, लेकिन उनको एड्रेस करने के लिए जिस तरह से एक कानूनी तौर पर आगे बढ़ा जा सकता था, अभी बड़ा स्लो है। तो बज़ाहिर तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि उससे पहले ही हुकूमत साजी मुकम्मल हो जाएगी, और जो दीगर बाकी दोनों जमातें हैं बड़ी, वो शायद हुकूमत बना लें। तो आप लोगों को क्या महसूस हो रहा है कि कोई सरप्राइज़ अभी है बाकी आप लोगों के लिए? अस्सलाम वालेकुम समीना, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आपके सवाल का जवाब देते हुए, देखिए बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, बहुत आहिस्ता सिलसिला चल रहा है। अगर हम ये देखें कि कितने इल्ज़ाम लगे हैं बेज़ाब्तियों के इलेक्शन कमीशन के तरफ, और कितने लोग वहाँ पे अपनी अपील्स दायर करके अब तक दायर कर चुके हैं और लोग करने जा रहे हैं, तो उम्मीद तो यही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसे संजीदा लेता, और वो जो उन्होंने अपने बनानी हैं बेंचेस या काउंसिल्स या कमीशंस जो कि इन अपील्स को सुनेंगे, वो ज़रा जल्दी-जल्दी करते, लंबे-लंबे दिन रखते। मगर कभी तो लगता है कि 12-1 बजे तक ही जी आज के दिन ख़त्म हो गया। तो इस पे हैरत भी है, बिकॉज़ जमहूरियत का तो इसी में बेहतरी होगी कि अगर हम जल्द अज़ जल्द इन चीज़ों को निपटाएँ और इंसाफ की करें। मगर बहरहाल उसके बावजूद अगर इनको लगता है कि हम थक जाएँगे या हम हार मान जाएँगे या मायूस हो जाएँगे, तो ये एक सरप्राइज़ है। हम ना हारने वाले हैं, ना थकने वाले हैं, ना रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। हम बिल्कुल अपने वोटर का दिफ़ा करेंगे, और जो उन्होंने वोट हमें अपनी अमानत के तौर पे दिया, उसके लिए हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। अच्छा मेहरबान कुरैशी साहबा, ये फरमाइएगा कि PTI ने जो मुबैना धांधली और नताइज में तब्दीली के हवाले से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है, तो क्या आप समझती हैं कि मौजूदा हालात में कोई भी जुडिशल इंक्वायरी ऐसी होगी कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उस पर मुतमिन हो सकें? देखिए, हमने जुडिशल इंक्वायरी का इसलिए कहा है क्योंकि अगर हम इलेक्शन कमीशन की सिर्फ बात करें, तो हमें तो इलेक्शन कमीशन से काफ़ी शिकायत हैं। ये जो इलेक्शन सारा हुआ और पूरे मुल्क के सामने है, जिस माहौल में इलेक्शन हुआ, किस तरह इलेक्शन कमीशन खुद पार्टी बन गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट तक चला गया उनका निशान छीनने के लिए। हालांकि उसी दिन ANP ने भी इलेक्शन नहीं कराए थे, उनका निशान नहीं छीना, उन्हें 20,000 का फाइन दे दिया और वो निशान के साथ इलेक्शंस में आ गए।
तो ये बहुत है, सवालिया निशान है उनके किरदार पर। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि जुडिशियल कमीशन ही बने और वो इस सबको इन्वेस्टिगेट करे। आपके सामने है रावलपिंडी के कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात किए कि जिसके बाद बेहतर यही होगा कि जुडिशियल इंक्वायरी हो। तो हमने तो पहले भी कहा था। जी, आप क्या समझती हैं फिर जुडिशियल इंक्वायरी हो तो जवाब तलबी किसकी होनी चाहिए, निगरान हुकूमत की या इलेक्शन कमीशन की? जी देखिए, निगरान हुकूमत जो है वो तो उनकी एक ही जिम्मेदारी थी कि मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शंस करवाएं। पहले आपने देखा कि उस पे उन्होंने किस तरह अपनी मतलब एड़ियां घसीटी और डिलेड इलेक्शंस हुए जो कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई, कोई 90 दिन के अंदर नहीं हुए। उसके बाद फिर उन पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जाती है। फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो देना था, उसकी जिम्मेदारी भी केयर टेकर सेटअप पर थी। और आपने देखा है कि किस तरह कोई लेवल प्लेइंग फील्ड, तो क्या फील्ड तक नहीं दी जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हमें आखिरी 2 हफ्तों में हमने अपनी ऑन ग्राउंड कैंपेन की और उसके दौरान भी हमारे पोस्टर्स, बैनर्स उतारे जा रहे थे। जहां पे हमारी कोई कन्वेंशन होती थी या मीटिंग होती थी, वहां पे लोकल थाने के एसएचओज आ जाते थे, लोगों को धमकाते थे, बाद में रेड्स होते थे, गिरफ्तारियां होती थी। जलसे जुलूस की इजाजत हमें नहीं मिली, ना कोई एनओसी मिला, अगर कहीं होती थी तो वहां पुलिस आ जाती थी। ये सब तो निगरान हुकूमत के नीचे था और ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो एक इस तरह की एनवायरनमेंट दें जिसमें सबको बराबर हिस्सा लेने की इजाजत हो। तो उन पे सबसे ज्यादा पहले तो उनकी तहकीकात होनी चाहिए और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो आरओ सेलेक्ट किए ब्यूरोक्रेसी के अंदर से, आपको मालूम है कि बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब हैं जो हाई कोर्ट भी गए थे इसी पर, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट बात गई और उन पे बल्कि कंटेम्प्ट लग गया। मगर आज पूछना चाहिए है कि क्या कंटेम्प्ट उन पे बनना था, क्योंकि जिस तरह के इलेक्शंस हुए हैं वही हुआ जिसका सबको डर था। कल मैं एक प्रोग्राम में थी और वहां पर निहाल हाशमी साहब कह रहे थे कि ये जो अफसरान है इनकी तहकीकात होनी चाहिए। तो खुदारा हम भी तो यही कह रहे थे कि इनके नीचे शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता, आप जुडिशियल ऑफिसर्स के नीचे कराएं। पर उस वक्त किसी की कान पे जू ना रेंगी, किसी ने हमारा उस वक्त साथ ना दिया। आज हर जमात सवाल भी उठा रही है और कुछ जमातें हुकूमत भी बनाना चाह रही हैं। लेकिन मेहरबानो साहिबा, जब माजी में जुडिशियल अफसरान भी इलेक्शन करवाते रहे हैं तो उस वक्त भी ऐसे ही सवालात उठते थे, उस वक्त भी यही धांधली होती थी, यही मसाइल होते थे। देखिए, इस तरह कभी नहीं हुआ। आप अगर किसी भी पिछले इलेक्शन का हवाला दें तो ठीक है, हमेशा लोग सवाल उठाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 साल लगातार मुसलसल कोशिश की कि हम ईवीएम्स इंट्रोड्यूस करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हों, और उसकी सबसे ज्यादा जो है ऑपोजिशन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने की। अगर आज ईवीएम्स होते तो शायद इतने मसले मसाइल ना होते। मगर जुडिशियल ऑफिसर्स के नीचे फिर भी जो इलेक्शंस हुए वो इससे तो ज्यादा ही शफाफ थे। देखिए, इस दफा बैलेट स्टफिंग का सवाल नहीं है, हमें तो यकीन है कि बैलेट स्टफिंग हुई है, मगर उसका सबूत कभी ना होता है ना होगा। उसके बावजूद के बैलेट बॉक्सेस भरे गए, हमारी लीड इतनी ज्यादा थी कि स्टफिंग के बावजूद हम जीते। इसलिए आप देख रहे थे कि रात के 12:30-1 बजे तक रिजल्ट धड़ाधड़ आते रहे और एक वाज़ेह ट्रेंड था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब हो रही है, उनके उम्मीदवार, और फिर उसको रोका गया। ये और जो अभी भी इलेक्शन में धांधली हुई है, ये तो दैट आर वेरी ऑब्वियस एंड यू नो आपने बड़ा एजिटेट किया है। ये धांधला है, ये तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी, इंटरनेशनल प्रेस में भी और नेशनल प्रेस में भी ये तो बहुत ज्यादा हो गया और आप लोगों ने इसको एजिटेट भी अच्छा किया है। अब ये बताइए कि फ्यूचर में जो अब फोर्थ कमिंग जो पॉलिटिक्स है वो तो इन हाउस पॉलिटिक्स है। देखिए, इलेक्शन के डिस्प्यूट्स तो ये बिल्कुल मार्ड बाय द इलीगलिटीज और जो है ये धांधली भी हुई है और सारा बात हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो आपकी पीटीआई जो है वो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके आई है और इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज के बावजूद केपी में गवर्नमेंट भी बनाने जा रही है और बाकी सूबों में एक और वफाक में एक मौसर अपोजिशन की पोजीशन में भी है। तो जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है, जो इनसाइड पार्लियामेंट है, आप हमें प्लीज उस पर कोई रोशनी डालें कि वो आप पीटीआई जो है उसके क्या किस तरह करेगी और क्या प्लान है और किस तरह से आप उसको जो है डिवाइस करने वाले हैं। जी देखिए, इंशाल्लाह पार्लियामान में सब हलफ उठाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत है
और बेशक वो इस अक्सरियत को लेके ऑपोजिशन में बैठेंगे अगर के इसी तरह चीज़ें चली और फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट ना दिए गए। तो देखिए, ऑपोजिशन जब एक इतनी भारी अक्सरियत के साथ होगी तो वो एक बहुत ही मुयस्सर मतलब बहुत इफेक्टिव ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। हम सब चाहते हैं, देखिए इस वक्त पाकिस्तान को बहुत से मसले मसाइल हैं, हम बड़े नाजुक मोड़ पे खड़े हैं, मईशत की बुरी हालत है, बहुत से इश्यूज हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना किरदार अदा करेगी, वो जो हुकूमत के फैसले हैं जिनमें कोई खामियां होंगी उन्हें भी बयान करेगी और बेहतर सॉल्यूशंस भी देगी और अपनी जो पूरी आईनी जिम्मेदारी है और पार्लिमानी जिम्मेदारी है उसको खूब निभाएगी। और ये भी बताइएगा कि पहले एक जो है वो इत्तेहाद पीटीआई का एमडब्ल्यूएम के साथ जो है वो सुनने में आ रहा था और आज जो अनाउंस हुआ है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ है, तो इसमें किस हद तक सच्चाई है और क्या वजह बनी कि आप इत्तेहाद जो है वो चेंज करें और जो स्पेशल सीट्स हैं उसके लिए पीटीआई का क्या स्ट्रेटजी है, वो कैसे आप लेंगे? क्योंकि और आप स्पेशल सीट पर आ जाएंगी पार्लियामान में? हाँ, स्पेशल सीट की बात अगर आप करते हैं, नहीं जी, अगर मुझे मैं स्पेशल सीट पे नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे हल्के के जो लोग हैं NA 151 के, उन्होंने मुझे वोट दिया है कि मैं उनकी जो है नुमाइंदगी करूं और चाहे मुझे वो पार्लियामेंट से बाहर बैठ के उनके वोट के हक के लिए लड़के करनी पड़े, मगर नुमाइंदगी मैं अपने हल्के की करूंगी क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी, ये हम किसी सीट के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने वोटर के हक के लिए लड़ रहे हैं, हम अवाम के मैंडेट के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा जो मेरी जो कामयाबी है वो ये नहीं है कि मैं पार्लियामेंट में पहुंचूं। अगर मैं पार्लियामेंट में पहुंचूंगी इंशाल्लाह, जो कि मैं पहुंचूंगी जरूर, वो होगा NA 151 की नुमाइंदगी करने, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना वोट दिया है और उन्होंने मुझे चुना है। और जो चौधरी साहब ने पूछा आपसे, जी बिल्कुल, वो सुन्नी इत्तेहाद के बारे में, जी देखिए, आपको ये अब एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा है हमारी सियासत में कि एक ऐसी जमात है कि जो सुन्नी इत्तेहाद के साथ भी चल रही है और जो MWM के साथ भी चल रही है। MWM और हमारा जो साथ है वो एक असूल पर है। उन्होंने विदाउट एनी डिमांड्स उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि जब तक आप इस असूल पे कायम हैं हम आपके साथ कायम हैं। तो हम इस वक्त जो पाकिस्तान में एक सेक्टेरियन डिवीजन की सियासत होती रही है, हम तो उसको भी जोड़ रहे हैं और सबको साथ लेकर चलेंगे। तो मेरे ख्याल में इसको सराहना चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स एंड मुझे उम्मीद है कि इससे जो दरारें हैं वो खत्म होंगी। लेकिन इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी शनाख्त है मेहरबानो साहिबा, वो नहीं खो सी जाएगी? जाहिर है वहाँ पर नाम तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहीं खो जाएगी, गुम हो जाएगी। नहीं, मगर आप सब लोगों को तो तहरीक इंसाफ से ही पहचानेंगे, आप उन्हें सुन्नी इत्तेहाद के नाम से तो नहीं पुकारेंगे। जब आप आएंगे हमारे प्रोग्राम में तो हम नीचे क्या लिखेंगे कि रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिखेंगे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखेंगे? देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, स्टिल ये बताइए कि उमर अयूब साहब को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नामज़द किया गया है और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और साथ में उन्होंने ये कहा है कि वो हुकूमत बनाएंगे पंजाब में भी, विफाक में भी। कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि कोई इस तरह की कोई सरप्राइज़ अभी बाकी है पीटीआई के लिए कि वो अचानक से गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए कुछ कर सकता है। तो क्या किसी जमात से बातचीत का कोई रास्ता है? अभी पीछे पीपल्स पार्टी के लिए लोग बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तो, आपने भी तरदीद कर दी कि पीपल्स पार्टी से बात नहीं होगी। तो कोई ऑप्शन अभी बाकी रखा हुआ है क्या स्टिल? जी देखिए, मेरा मानना सिर्फ ये है और ये मेरी पर्सनल ज़ाती राय है। हम अवाम के पास जब वोट मांगने गए और इस इलेक्शंस में गए, हमारा एक नज़रिया था और उसी नज़रिए की बिना पे हमारा एक बयानिया था। उसके ऊपर लोगों ने हमें अपना वोट दिया और अपना मैंडेट दिया। अब वो मैंडेट सरासर ये नहीं है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ कोalition करें, क्योंकि हमारे असूल उनसे नहीं मिलते। या तो वो अगर कोई असूली मौक़िफ़ ऐसा लेते हैं जो हमारे से जुड़े तो शायद हम उनसे बात कर सकते हैं, मगर इस वक्त ना MQM, ना पीपल्स पार्टी, ना PMLN के साथ हम बातचीत गुफ्तगू कर सकते हैं, क्योंकि वो तो इस वक्त हमारी सीटों पर डाका डाले बैठे हैं। तो डाकू के साथ तो असूली मौक़िफ़ आप करें, काइंडली उस पे भी बता दीजिएगा कि असूली मौक़िफ़ से आपकी क्या मुराद है? जी, इस वक्त तो पाकिस्तान की सियासत में हमारा असूली मौक़िफ़ तो ये है कि अवाम के मैंडेट को आप तस्लीम करें।
ना कि आप उन जमातों को आगे लाएं या उनके साथ कोalition में बैठें जो आपके सीटों पर या लोगों के वोट के ऊपर डाका डाल के बैठे हैं। देखिए, जो लोग कामयाब नहीं हुए और उन्हें कर दिया गया है, वो इस वक्त अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, वो चाहतों की नुमाइंदगी जरूर कर रहे हैं मगर वो वोट्स की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। उन्हें वोटर ने मुस्तरद किया है तो उनके साथ बैठना बनता नहीं है। अवाम का एतमाद उनके पास नहीं है। अच्छा, मेहरबानी कुरैशी साहब, ये फरमाइएगा कि जिन हलकों में आप कहते हैं कि आपके लोग जीते थे या मुतनाज़ हलके करार देते हैं, अगर उनमें दोबारा गिनती हो जाए तो क्या आप समझते हैं कि इस दोबारा गिनती से धांधली का शोर कुछ कम हो सकता है? जी बिल्कुल, और हमारी अब तो पहले हम कह रहे थे दोबारा गिनती, मगर अब क्योंकि उन्होंने फॉर्म 49 जारी कर दिए, हमारा मानना है कि आपके सामने फॉर्म 45 मौजूद है। देखिए, वो एक हतमी रिजल्ट होता है पोलिंग स्टेशन का और वो सबसे ऑथेंटिक होता है। उस पर ना सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर का दस्तखत होता है, उसके ऊपर हर नुमाइंदे के पोलिंग एजेंट का दस्तखत होता है, क्योंकि वो वहां पे काउंटिंग होती है सबके सामने और उसके बाद वो रिजल्ट जारी किया जाता है। उसके काउंटर फॉइल जो है वो हर जमात के नुमाइंदे के पास मौजूद हैं। तो वो एक बिल्कुल ऑथेंटिक, वेरीफाइबल, क्रेडिबल डॉक्यूमेंट है। हम ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 की बिना पर आप रिजल्ट इशू कीजिए। आपने जो फॉर्म 47 जारी किए, फर्स्टली दे वर इन वायलेशन ऑफ द लॉ, क्योंकि वहां पर फॉर्म 45 की कंसोलिडेशन के वक्त हमारे नुमाइंदे वहां पे ना मौजूद थे, ना कैंडिडेट्स वहां पर मौजूद थे, और इसकी मैं खुद गवाह हूँ। जब मैं गई कैंप ऑफिस तो मुझे वहां तक रसाई नहीं मिली। उन्होंने जब मेरे से पूछा आप किस जमात की कैंडिडेट हैं और मैंने बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा नहीं जी, हमें ऑर्डर नहीं है कि आप अंदर जा सकें। तो मैं तो कैंप ऑफिस तक भी नहीं जा सकी, अंदर आरओ का ऑफिस तो दूर की बात। तो ये सारी बेज़ाब्तियां हैं। इनके होते हुए फॉर्म 47 की कोई कानूनी वुकत नहीं है, हमारा ये मानना है। अगर वुकत है तो फॉर्म 45 की है, और उसकी बिना पर, और ये बहुत आसान काम है, ये लंबा काम भी नहीं है। आपने सिर्फ टैब्यूलेट करना है फॉर्म 45 की अदादो शुमार को और आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। कितने मुस्तरद हुए वोट, किसको कितने मिले, और उसकी बेसिस पे आप रिटर्न कैंडिडेट अनाउंस कीजिए। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है मेहरबानी साहिबा। लास्टली मुझे सिर्फ शॉर्ट सा बता दीजिएगा, शाह महमूद कुरैशी साहब के जो सजा है उसके खिलाफ अपील भी दायर हो चुकी है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, कब तक ये अपील हियरिंग के लिए फिक्स हो जाएगी और आप समझ रहे हैं कि इससे रिलीफ मिल जाएगा उन्हें? जी, मुझे उम्मीद है कि ये जो आने वाला हफ्ता है इसी के अंदर हाई कोर्ट में ये अपील टेकअप होएगी, और यकीनन जब ये एक ओपन कोर्ट में सारी गुफ्तगू होगी और सब देखेंगे कि किस तरीके में और किस तरह इंसाफ का कत्ल हुआ अडियाला जेल के अंदर, तो ना सिर्फ ये रद्द होगी पूरी प्रोसीडिंग्स, मगर अक्विट होंगे शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब इस केस में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेहरबानी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो मेहरबानो साहिबा ने गुफ्तगू की है उसके हवाले से भी, और ओवरऑल जो हैपनिंग्स हैं, किस तरह से PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ तैयार हो गई हैं बैठने के लिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे डिटेल में। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब, अभी हमने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की PTI के हवाले से, उनकी स्ट्रेटजी भी काफ़ी हद तक सामने आ चुकी है, लेकिन एक कमेंट मैं आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी कि जो एक तो उमर अयूब साहब की वज़ीर आज़म के तौर पर नामजदगी, इसको आप कैसी चॉइस देखते हैं? क्योंकि ऑलरेडी अली अमीन गंडापुर साहब के नाम के ऊपर काफ़ी शोर मचा और काफ़ी एतराज़ हो रहा था, और फिर जो दूसरा फैसला अब PTI ने किया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का, इन दोनों फैसलों पर आपकी राय क्या है? देखिए, एज फार एज उमर अयूब साहब की नॉमिनेशन जो है एज PM कैंडिडेट, मैं समझता हूँ कि उमर अयूब साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बाकी नॉमिनेट जो कैंडिडेट्स हैं उनसे तो बेहतर है, क्योंकि वो फाइनेंस के लोग हैं और वो फाइनेंस में और प्लानिंग में वो कुछ काम भी कर चुके हैं। जो दूसरी बात है अली अमीन गंडापुर साहब के नाम की, आप ये कहते हैं कि उनके नाम पे कौन, देखिए जमहूरियत में तो ये मेजॉरिटी पार्टी का एब्सोल्यूट राइट होता है कि वो किसको नॉमिनेट करे या ना करे। अब उसके ऊपर कोई आप ये कहें कि उनकी जो जमहूरियत के तमाम ज़ाब्ते असूल और उनके स्टैंडर्ड जो हैं वो तो इस मतकाजी इस बात के हैं कि जो अक्सरियती जमात है वो अपनी पसंद का उम्मीदवार जो है उसको नॉमिनेट करे और उसको आज़ादी से काम करने दिया जाए, फिर उसकी कारकर्दगी को आप जज करके
बात कर सकते हैं। अब बात यह है कि कोई चीज कुछ लोग कहेंगे अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो है वो एतराजात उठाते हैं, लेकिन मेरी नजर में अली अमीन गंडापुर जो है वो हर सूरत में वो उस जो है वो बेहतर है अपना, उनको लोग जानते नहीं है, वो जरा शायद बोलने में उनका कोई हार्शनेस है वो, लेकिन वो इलाकाई सियासत भी समझते हैं। केपी में वो पीटीआई के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वो हर तरह से अपनी पार्टी के मामलात को समझते हैं। तो इन मामलात को सामने रखते हुए अली अमीन गंडापुर जो है वो एक बेहतर नॉमिनेशन लगती हैं अमंगस्ट ऑल। अगर वो नहीं होंगे तो बाकी शायद इतना स्ट्रांग वो पीटीआई में और कोई बंदा है नहीं। तीसरा आपने ये कहा है कि सुन्नी हक़ कौंसिल के साथ जो उनका एक इश्तराक अमल की बात हुई है, तो उसमें मुझे ये लगता है कि MWM के ऊपर जो बात हुई है उसके ऊपर सरहद जो खासकर मगरबी सरहद है या उसके ऊपर, तो जो सुन्नी हक़ कौंसिल के साथ जो इनका इत्तेहाद हुआ है उसमें MWM के ऊपर शायद कुछ लोगों को इतराज़ात थे जो सेक्टेरियन बुनियाद पे, जो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि शायद इसके ऊपर कुछ मामलात उठेंगे। तो लेकिन पीटीआई को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने शिया सुन्नी रिलीजियस और सेक्टेरियन एथनिसिटी यानी ज़बान की जो है तकसीम उसको ख़त्म किया है और एक शनाख्त जो है वो ज़रूर दी है पूरे पाकिस्तान में। और उनके जो आम कारकुनान भी हैं वो भी बहुत बड़े बड़े लोगों को चित करके वो इलेक्शन जीते हैं। ये अलग बात है कि फॉर्म 45 में वो जीते हैं, फॉर्म 47 में उनको हराया गया है, लेकिन एक जो वेव पीटीआई की आई है उसका पॉजिटिव असर ये है कि काफ़ी सारी जो तकसीम की बुनियादें हैं वो ख़त्म हुई हैं। इंटरेस्टिंग। इमरान साहब, आप समझते हैं कि ये तकसीम ख़त्म हुई है या आपको लग रहा है कि खुद पीटीआई की शनाख्त भी ख़त्म हुई है? और ये जो फैसले जिस पे अभी चौधरी साहब ने कमेंट किया है, आपकी क्या राय है? देखिए, बड़ी बाज़त के साथ चौधरी साहब ने जो राय दी अपनी, मैं दोनों बातों से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पहली बात तो ये जो है बिल्कुल भी इसमें हकीकत नहीं है कि जो जमात हमारी जीतती है सियासी कोई भी, मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, उसमें अक्सरियती जमात जो है अक्सरियत राय से फ़ैसला करती है। उस जमात का सरबराह या अपनी मर्ज़ी से मनमानी से फ़ैसला करता है। इसकी शक्ल पसंद नहीं आई, बुज़दार की शक्ल पसंद आ गई, उसकी हरकतें पसंद नहीं आई, इसकी हरकतें पसंद आ गई। तो जो बानी पीटीआई हैं इमरान खान साहब, उनकी बुनियादी तौर पे एक आप उनकी खूबी समझ लें या खामी समझ लें, वो एग्रेसिवनेस को पसंद करते हैं, वो बदतमीज़ी को पसंद करते हैं। हाँ जी, अच्छा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, वो ये उनकी बाकायदा मुलाकातों में मीटिंगों में हुआ। तो खुद दलेरी भी कह सकते हैं। नहीं, दलेरी और बदतमीज़ी में फ़र्क होता है। बाकायदा काबीना में आपसे ये और रैकेट कह रहा हूँ कि काबीना के इजलासों में एक से ज़्यादा दफ़ा ये हुआ, 5 उन्होंने वज़ीर इत्तलात और नशरियात पंजाब में इसलिए बदल दिए कि तुम पूरा ठीक जवाब नहीं देते। ये बातें जो है ना वो उस तरह से माजी में भी होती रही हैं। अब इसलिए उन्होंने अगर वो किया है तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन उनसे बेहतर बहुत सी चॉइसेस वहाँ मौजूद थी। पीटीआई चौधरी साहब को भी बड़ा पसंद करते थे। चौधरी साहब कितने शिस्ता और कितने दूसरी बात नफीस इंसान। हाँ जी, दूसरी बात भाई सब तो देखे ना कहीं तो गुंजाइश होती है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मजलिस वहदत इस्लामी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बात है, बिल्कुल ठीक, पीटीआई को अगर आप बतौर जमात लें तो उन्होंने उस तरह से सेक्टेरियन की बात नहीं की। लेकिन ईमानदारी से मुझे अफसोस है, जैसे मैं हमेशा दूसरों से कहता हूँ, मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि अगरचे कोई ऑप्शन ना होने की वजह से भी पीटीआई जैसी एक बड़ी जमात, एक इस तरह की सेक्टेरियन जमात, आप जो मर्जी के इस तरह की जमात के साथ जब आप जाएंगे तो ये मेरे नज़दीक को अच्छा फैसला नहीं है। अगरचे उनके पास ऑप्शन, मैं यही कह रहा हूँ कि अगरचे उनके पास ऑप्शन नहीं है और उन्हें मजबूरी की हालत में जाना पड़ रहा है। मजबूरी की हालत में काफी कुछ हो रहा है, और क्या कोई पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मजबूरियां, इसके ऊपर भी बात करते हैं। सेनेटर निसार खोड़ो साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खोड़ो साहब। जी वालेकुम सलाम। निसार खोड़ो साहब, काफी कंफ्यूज्ड किस्म की स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ चैनल्स की मैं देख रही थी। एक चैनल पे पता चल रहा था कि आप लोगों के मामला तय हो गए हैं और आप लोग हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जबकि दूसरे चैनल में ये बताया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी वोट करेगी वजीर आजम को लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। तो अभी कुछ तय हुआ है या चैनल अपने अपने तौर पर ही खबरें चलाते जा रहे हैं? हमने कब कहा है कि हम काबीना का हिस्सा बन रहे हैं? हमने कहा है कि असेंबली को मारज़े वजूद में लाने के लिए, जमहूरियत को फिर से राइज करने के लिए, इस सिस्टम जो पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम है उसको राइज करने के लिए, जबकि किसी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला
किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो लाजिम है कि हम इकट्ठे बैठें, इकट्ठे बैठकर हम हुकूमत को और असेंबली को मारज़े वजूद में ले आए। इसलिए पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि जी हाँ, दूसरी जमात PMLN है, क्योंकि तीसरी तो कोई जमात नहीं है, दूसरे तीसरे तो सारे आज़ाद हैं, वो आज़ाद लोगों की कोई जमात नहीं है। हमने इसलिए फैसला किया कि PMLN के साथ बैठेंगे, वो हमसे बड़ा ग्रुप है, हम थोड़ा छोटा ग्रुप हैं, हम उनको सपोर्ट कर देंगे कि वो लीडर ऑफ द हाउस चुना जा सके। लीडर ऑफ द हाउस चुना गया तो असेंबली आ गई, असेंबली आ गई तो हुकूमत बन गई, हुकूमत आई तो कैबिनेट बन गई। हमने कहा भाई हमें कैबिनेट की सहूलतें भी नहीं चाहिए, हमने सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट खड़ा करना है, स्पीकर के लिए और सेनेट इसकी क्या वजह है निसार खोड़ो साहब, क्यों नहीं आप लोग कैबिनेट में शराकतदारी करना चाह रहे, जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे? आपकी जिद क्यों है कि हम कैबिनेट का हिस्सा? नहीं, मैं तो सर रीजन पूछ रही हूँ, मैंने कब कहा है, आपकी चॉइस है, लेकिन वैसे रीजन क्या है इसकी, क्यों? देखिए बात सुने, कभी कभी दुनिया में ऐसे हालात होते हैं। कांग्रेस की हुकूमत बनना चाहती थी, असेंबली में उनको पूरी अक्सरियत नहीं थी, तो इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी ने उनका साथ दिया था और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी यही मौक़िफ़ किया था कि हम आपके साथ जरूर होंगे लेकिन आपकी कैबिनेट के हिस्सेदार नहीं होंगे। ये दुनिया में ऐसा होता है। निसार खोर अजनबी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। निसार खोर साहब, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर सियासतदान हैं। अभी आपने इंडिया में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की मिसाल दी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने उसके बदले में ये नहीं कहा था कि सदर भी हमारा होगा, चेयरमैन सेनेट भी हमारा होगा और स्पीकर भी हमारा होगा। आपके हवाले से ये भी तो कहा जा रहा है ना कि पीपल्स पार्टी जो है मीठा मीठा हाफा पर कड़वा थू कर जो है वो भी करना चाहती है। देखें भाई, हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, अगर PMLN हमें वोट देना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह, मेहरबानी उनकी। अगर वो नहीं करना चाहती तो वो भी उनकी मर्जी होगी। अब ये तो नेगोशिएशन में चलो कोई हो गया कि जी हमने अभी तक सिर्फ ये कहा है कि कैंडिडेट हम खड़े करेंगे, ठीक है, कैंडिडेट खड़े करने का हमें हक है। हमारी चाहे थोड़ी भी पोजीशन हो, लेकिन हमने कभी प्राइम मिनिस्टर के सामने भी कैंडिडेट खड़ा किया है, प्रेसिडेंट के सामने भी कैंडिडेट खड़ा किया है। अब जो सरकारी कैंडिडेट साहब रफीक तारक साहब, मैं समझता हूँ तो उसके खिलाफ भी खड़े हुए थे, वोट नहीं मिले तो नहीं मिले, अगर वोट मिल जाते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है। सब ये तो आपका अच्छा फैसला है कि चलिए जमहूरियत आगे चले, असेंबली चले, लेकिन फिर ऐसी हुकूमत जिसकी आप ओनरशिप नहीं लेंगे तो वो तो बड़ी कमजोर हुकूमत है, जो सिर्फ 75 या कुछ और सीटें मिलाकर MQM की तो बड़ी कम सीटों पर वो मुश्तमिल होगी, तो वो तो बड़ी कमजोर हुकूमत नहीं होगी। बात सुने, असेंबली की मेजॉरिटी जब किसी पार्टी को मिल जाती है या किसी इत्तेहाद को मिल जाती है तो फिर उनका हक होता है कि कैबिनेट की मिनिस्ट्रियां बनाए। कैबिनेट बैठ के मुल्क की मफाद में फैसले करती है और मुल्क की फसाद में जहां अवाम को फायदा पहुंचे। हमारी यही होगी बात कि जी हाँ, कैबिनेट जो भी बने वो अवाम के मफाद की बात करे, महंगाई बेरोजगारी करे, इस तरह से। अब ये आप इसको इशू मत बनाएं, हम संजीदा पार्टी हैं। हमें ब्लैकमेल करना नहीं आया, हमें ये नहीं कहना आया कि ये हमने वॉलंटरली कहा है कि संजीदगी से इस सियासत को जो बिखरती जा रही है, इस जमहूरियत को जो बिखरती जा रही है, कुछ लोग हैं जो खामखा इसके पैदर पे दुश्मन लगे हुए हैं कि असेंबलियां मर्ज़े वजूद में ना आए। हम उनका मुकाबला कर रहे हैं और इस वजह से PMLN की सपोर्ट कर रहे हैं। निसार खोर साहब, ये फरमाइएगा कि इसहाक डार साहब ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के काबरीन जो हैं, जो कमेटियों में शामिल थे, वो कुछ ऐसी बातें करते रहे हैं जो वजूद नहीं रखती। कल दोपहर में हमारा जो इजलास होगा, हमारी असूली तौर पे बहुत सारी बातें तय हो गई हैं और कल हमारे मामला तय हो जाएंगे। आज बिलावल साहब ने जलसे में जो बात की कि 3 साल और 2 साल वाले फॉर्मूले हमें कबूल नहीं है, मैं उस तरह वजीर आजम नहीं बनना चाहता, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी वो बात कर रहे थे इसहाक डार साहब कि आप जो इजलास में मुशावरत हो रही है वो निकात बाहर ना
बात करें। बात सुने, बिलावल साहब ने भरे जलसे में कह दिया कि जी हमें ऑफर थी कि जी पहले 3 साल हम हुकूमत करेंगे, वजीर आजम हमारा, और बाकी के 2 साल जो है वो पीपल्स पार्टी। तो बिलावल साहब ने उसको कह दिया कि जी नहीं, मुझे ऐसा इक़्तिदार नहीं चाहिए। खुले कह दिया ना, खुला ऐलान था ना उसमें हमने। और आपको क्या एतराज है? नहीं, मुझे नहीं, इसहाक डार साहब शायद कुछ उस पे खुश नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो बात अभी मुशावरत में हुई है उसको बाहर करने की नहीं समीना, वो ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मामला तकरीबन तय हो गए और कल दोपहर में जब हम मिलेंगे तो चीज़ें तय हो जाएंगी और हम बता देंगे। ये मैं पूछना चाह रहा था कि क्या वाकई उम्मीद है कि कल तक मामला तय हो जाएंगे? कीजिएगा, क्या आपको किस चीज पे एतराज है? अगर 2 पार्टियां बैठ के नेगोशिएट करती हैं, वो 2 पार्टियों ने कमेटियां बनाई हैं, वो आपस में मिलेंगी कि आइंदा के कदो खाल पे जरा सोच विचार कर लें और इश्यूज को सेटल करें, उसमें हमें और आपको क्या एतराज है? नहीं सर, हमें कोई एतराज नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं। निसार खोरो साहब, निसार खोरो ब्रेक की तरफ मुझे एक सेकंड। निसार खोरो साहब, आप माशाल्लाह इतने सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान में इंतखाबात को शफाफ और गैर मुतनाज़ बनाने के लिए आपके ख्याल में क्या तरीका हो सकता है? मैं तो सियासत को गैर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश में हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि भाई आप हुकूमत बनाओ, 1 पार्टी की काबीना होगी, जो फैसला करेगी वो यकजा होगा। हो सकता है मैं उसके काबीना में बैठ जाऊं और कुछ ऐतराज करूं और फैसले न हो सके, इसलिए हमने कहा भाई काबीना आप बनाओ, फैसले अवाम के लिए करो, हम आपका साथ दे रहे हैं, असेंबली में साथ दे रहे हैं, आपको बजट बनाने में साथ देंगे, आपको सब कुछ करने में साथ देंगे, इसमें क्या खराब बात है? आप उनकी साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका निसार खोड़ो साहब, सो मच फॉर योर टाइम। ये आपने गुफ्तगू सुनी निसार खोड़ो साहब की। एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले निसार खोड़ो साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। चौधरी साहब, बज़ाहिर ऐसा ही तासुर बनता नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को एक सपोर्ट ज़रूर देना चाह रही है, लेकिन ओनरशिप नहीं लेना चाह रही। कुछ आईनी ओहदे सुनने में आ रहा है कि लेने के लिए तैयार है, लेकिन जिम्मेदारी वाले ओहदे लेने के लिए तैयार नहीं। तो ये तो वही PDM 2 लग रहा है मामला, कि जिसमें आपको तनकीद ना आपके ऊपर हो, लेकिन आप इंजॉय कर लें तमाम हुकूमत को। आपकी क्या राय है? जी देखिए, बात यह है कि निसार खोड़ो साहब जो है वो मोतरस थे कि आपको क्या एतराज़ है। भाई एतराज़ बड़ा सिंपल है, आपने पूरी कैंपेन में एक दूसरे को गालियां दी हैं, आपने उनको, बिलावल साहब ने जो है नून लीग के लीडरान के नाम ले लेके, और फिर आप वहाँ पे बैठ के सुबह कल 12 बजे जो आप मिनिस्ट्रियाँ ले रहे हैं उनके भी नाम हमें पता है। आप किस तरह से कह रहे हैं जमहूरियत के खात्मे? 20 साल तो हो गए, आप अपने सूबे में कोई अपोजिशन तो पनपने नहीं देते। वो अपना जो PTI के सूबाई सदर है, अल्लाह उनका भला करे, कुछ 30 मुकदमात में उनकी बेल अभी हुई है वो इलेक्ट होने के बाद। उनको आपने एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे 27-28 मुकदमात में जो है वो आपने उनको रखा है। तो जमहूरियत का जो ये लबादा ओढ़ के, इसी वजह से देखिए ये जो रिएक्शन हुआ है इस इलेक्शन 2024 में, एक अवाम की तरफ से रिजेक्शन हुआ है, तो वो इन्हीं आदतों का हुआ है ना। पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो सवाल करने पे मोतरज होते हैं। ये एक बादशाहाना रवैया है, ये एक ऐसा रवैया है जिसकी कभी भी तायद नहीं कर सकते। अगर आपसे कुछ सवालात पूछे जा रहे हैं जो आपने कैंपेन में क्योंकि अलहदा मौक़िफ़ रखा है, हमेशा इस तरह से होता है कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं रवायती, ये कैंपेन में कोई और मौक़िफ़ रखती हैं और फिर जब ऐवान में जाती हैं तो कोई और मौक़िफ़ रखती हैं, जिसकी वजह से अवाम में जो है इनकी पज़ीराई कम होती जाती है। इमरान साहब, पीपल्स पार्टी की सियासत कैसी देख रहे हैं आप? हैं भी वो क्या कहते हैं, चिलमन से लगे बैठे हैं, सामने आते भी नहीं, वो वाला ही सूरत हाल लग रही है कि हुकूमत में हैं भी और नहीं भी। ये क्या बात हुई? समीना देखिए, जो 16 बाकी PDM प्लस पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना, उसमें हुआ क्या? पीपल्स पार्टी ने देखें वो वजारतें ली जिनका बराह रास्त उस तरह से असर नहीं था, उन्होंने इंजॉय पूरा किया। इवन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में और यहाँ पंजाब में वज़ीर आला हाउस में ऐसे बाकायदा अफसर डिप्यूटेड थे कि जिनके पास पीपल्स पार्टी का कोई काम आता था तो वो फौरी तौर पे उसको डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, वो फौरी तौर पे उनको करवाते थे।
और उनको जो है पूरी तरह से फैसिलिटेट किया जाता था। ये नहीं था कि उनके काम लेकिन तनकीद सारी शहबाज शरीफ साहब की। हाँ जी, अब उसी तरह से वो ये चाहते हैं शायद पीपल्स पार्टी वाले कि इस दफ़ा भी ऐसा ही दाव उनका लग जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून में इस दफ़ा जो है खुद इस हवाले से बहुत सारी, वो भी सीख गए इस हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग जो है वो ये समझते हैं, इंक्लूडिंग साद रफीक साहब, और वो बाकायदा मीटिंग्स में बहुत सारी जो उनकी क़यादत है, उनके सीनियर लोग हैं, वो मोतरज़ हैं इस बात पे। वो कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी सिर्फ इसी तरह से अपने लिए चार्मिंग ओहदे चाहती है तो फिर हम अपने पे ही क्यों बोझ लें। ठीक है, तो हमें भी पीपल्स पार्टी को ये चाहिए कि अगर पीपल्स पार्टी से साफ बात हो कि जी आप आएँ तो फिर पूरी तरह आएँ, फिर बराबर का आप शेयर लें, और फिर उस अच्छे बुरे हर काम के आप भी साथ शरीक हो और आप भी उसके ज़िम्मेदार हो। इसलिए जो ये इतने दिन लगे हैं उसकी बुनियादी वजह भी ये है। लेकिन आज जो करीबी ज़राए हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका ये कहना है कि काफ़ी हद तक मामला तय हुए हैं और पीपल्स पार्टी राज़ी हो गई ये कैबिनेट का हिस्सा बनने पे। बल्कि ये भी खबर आ रही है कि पंजाब में भी शायद वो कैबिनेट का नहीं, तो वो उसमें तो मुतालबा एक यही था ना, पीपल्स पार्टी का मुतालबा ये था कि पंजाब का गवर्नर और काबीना में सीनियर वजीर दोनों पीपल्स पार्टी के होने चाहिए। चलिए देखते हैं जी, अब कल ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी, फिर उसके बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। आज के प्रोग्राम को यहीं पे समेटते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।